न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ की गई बैठक की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रोशनी एक्ट घोटाले पर दिए बड़े बयान की चर्चा करेंगे। रोशनी एक्ट घोटाले में हुए बड़े खुलासों की और जानेंगे कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या की लोगों से अपील। पर सबसे पहले आई नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। बोले देश को मुहैया कराएंगे सबसे बेहतर वैक्सीन। रोशनी लाइन घोटाले में बड़ा खुलासा। फारूक अब्दुल्ला का नाम भी आया सामने। वन विभाग की कब्जाई भूमि पर बना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू बंगला। रोशनी लाइन घोटाले में बड़े नेताओं का नाम आने पर बोले अनुराग ठाकुर, जमीनी नेता नहीं, जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता। गुपकार गैंग को बताया स्वार्थी गैंग। और फारूक अब्दुल्ला ने गुपकार एलायंस को वोट देने की अपील। कहा प्रॉक्सी उम्मीदवारों को ना करें समर्थन। अब समाचार विस्तार से। देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के फिर से तेजी से पैर पसारने से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना के हालात के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। पीएम केयर फंड से देश के अलग अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर्स मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं। वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश को एक बेहतर वैक्सीन मुहैया कराएंगे। प्रधानमंत्री के साथ आज बैठक में कोरोना के 8 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत कई राज्यों ने कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम देश को बेहतर वैक्सीन मुहैया करवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा कि रिकवरी की अच्छी दरों को देखकर कई लोग सोचते हैं कि वायरस कमजोर है और वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इससे बड़ी लापरवाही हुई है। टीके पर लगातार काम हो रहा है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लोग सतर्क रहें और आने जाने पर अंकुश लगा रहे। हमें 5% तक पॉजिटिव रेट लाना चाहते हैं और मृत्यु दर को 1% से कम लाना चाहते हैं। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी।
टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस अधिनियम को लागू करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सुंझुआ में जो आलीशान बंगला बनाया है वह सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया है। यही नहीं, उनकी बहन सुरैया मट्टू ने भी रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए 3 कनाल 12 मरले भूमि अपने नाम की है। हद तो ये है कि उन्होंने इस एक्ट के तहत भूमि अपने नाम करने के लिए उन्हें जो सरकारी खजाने में 1 करोड़ रुपए जमा कराने थे वह भी आज दिन तक जमा नहीं कराए गए हैं। यही बस नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू स्थित कार्यालय व श्रीनगर में स्थित एनसी के ट्रस्ट का कार्यालय भी डॉक्टर अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए अपने नाम किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डीडीसी चुनाव में लोगों से गुपकार एलायंस के उम्मीदवारों के हक में वोट करने की अपील की है ताकि जम्मू कश्मीर को उसका विशेष दर्जा व राज्य का दर्जा वापस दिलवाया जा सके। उन्होंने प्रॉक्सी उम्मीदवारों का समर्थन न करने की अपील की। हम बच्चों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं, आपसे अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। अगर हमने कामयाब होना है तो अलायंस को ही वोट दीजिएगा। यही है, अलायंस बनी है तशख़्ख़ुस को वापस लाने के लिए, यहां के रियासत को वापस लाने के लिए, और हमारे से जो छीना गया है 35A और 370 उसको वापस लाने के लिए। इस रियासत को इकट्ठा रखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आपसे मेरी दरखास्त है कि किसी और को वोट न दें और भारी अक्सरियत में निकल के आप वोट दें अलायंस के कैंडिडेट को। याद रखिएगा, जो दूसरे खड़े हुए हैं वो हमारे कैंडिडेट नहीं हैं। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि निकलिए और ज्यादा से ज्यादा से अक्सरियत से अलायंस के ही कैंडिडेट को वोट दीजिए और दूसरे किसी को वोट मत दीजिए। यही हमारे आपसे दरखास्त है और उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अमल करेंगे। वहीं जेडीयू नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने इस मुद्दे पर गुपकार एलायंस पर सवाल उठाए। वो एक पत्रकार वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर बात कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब मजबूर हो गए ये बोलने के लिए कि गुपकार गैंग को वोट दे दीजिए, बाकी जो हमने प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए उनको वोट मत दे दीजिए, क्योंकि उसको खुद पता है मेरे पार्टी से अगर मैंने एक जगह पर एक को मैंडेट दिया और वहां से 3 उठ गए। ये उनकी एक बदकिस्मती है, उनकी एक नाकामी का पहला हिस्सा स्टार्ट हो गया कश्मीर में, और इंशाअल्लाह रहमान अपने मुंह से ये बोलेंगे हमारी कितनी नाकामयाबी है। मैं जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग जेडीयू उनसे ये बोलना चाहता हूं, अब आपने यहां पर जो लोगों को बोहतान बताना स्टार्ट किया, इस बोहतान को बंद कर दीजिए। अपील करना चाहता हूं, जहां पर भी जेडीयू का कैंडिडेट उठा है उसको वोट दे दीजिए। ये जो गुपकार गैंग है ये अभी तक झूठ बोलती आई और अब भी बोलती आएगी। उन्होंने क्या किया हमारे कश्मीर के लिए? 70 सालों में हुकूमत उन्होंने चलाई, 70 साल उन्होंने हमें यहां पर झूठ बोल बोल के मार दिया। 70 सालों में उन्होंने बोलो क्या किया? जब हमारा वो काला दिन आ गया, जब 370 टूट गया, इनको जेल लिया, जेल के बाद ये जब छूटे उसके बाद इन्होंने 4G मांगा, इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं मांगा। इस मौके पर जानकारी दी कि नुसरत परवीन को पार्टी की महिला विंग की महासचिव घोषित किया गया है। और आज का हमारा जो मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमारी महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी J&K UT आज हम पोस्ट दे रहे हैं नुसरत परवीन को, जो हमारी इससे पहले पार्टी में के वुमेन्स प्रेसिडेंट साउथ कश्मीर से काम कर रही थी। आज हमने उसको नई एक जिम्मेवारी दे दी नुसरत परवीन जी को, उसको हमने आज जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दे दिया वुमेन्स विंग का J&K UT का, और इसके लिए हम इसको ये अथॉरिटी लेटर साथ में हाथ में थमा रहे हैं। परवीना जी,
रोशनी एक्ट घोटाले में बड़े बड़े नेताओं का नाम आने पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये जमीनी सतह के नहीं बल्कि जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता हैं और इसका जवाब उन्हें देना होगा। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिस तरह से बड़े बड़े नाम सामने आए हैं उससे उनकी हकीकत सामने आ गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा इसमें जो भी नाम शामिल होंगे सभी बेनकाब होंगे। व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर और देश की जनता को बताना चाहिए क्या मजबूरी थी कि इन्होंने प्रदेश की जमीनों पर, जंगलात की जमीनों पर, सरकार की जमीनों पर कब्जे किए। इन्होंने कानून बनाकर उसको दुरुपयोग किया। समय समय पर उसका बदलाव उस समय के मुख्यमंत्री सरकारों ने किया और ये अपने आप को जमीनी नेता कहने वाले जमीनों के और जमीन घोटालों के नेता कैसे बन गए, दलाल कैसे बन गए। इसका जवाब इनको प्रदेश की और देश की जनता को देना ही होगा। ये चंद सवाल मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से छोड़कर जा रहा हूं। अगले कुछ दिनों में कुछ और सवाल जवाब लेकर आएंगे, लेकिन तब तक केवल इतना ही कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त कर। अनुराग ठाकुर ने गुपकार अलायंस पर भी बात की और इस अलायंस को स्वार्थी अलगाव का समर्थक वाला गैंग बताया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं गुपकार गैंग इज अ सिंबल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्कैम एंड सेपरेटिज्म। जम्मू कश्मीर में जो भी अब करप्शन करेगा या पहले की भी की होगी उसके चेहरे को बेनकाब होना ही पड़ेगा। उसका चेहरा जनता के सामने आएगा ही। ने कहा कि बीजेपी कभी मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करती बल्कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। ने कहा कि कुछ लोग अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने इस दौरान बीजेपी की उपलब्धियों पर भी रोशनी डाली। इसमें हमने 7 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। हमने नहीं पूछा कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है। ना जाति पूछी, ना धर्म पूछा। 10 करोड़ शौचालय दिए, ना हमने किसी का धर्म पूछा। 2 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। इस महामारी के समय 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल देने का काम बिल्कुल मुफ्त में किया। हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। हमने 15,000 करोड़ रुपया इलाज के लिए इस महामारी के लड़ने के ऊपर लगाए। हमने ना राज्य पूछा, ना धर्म पूछा, ना जाति पूछी। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से काम किया। 20.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए एक महिला के खाते में 31,000 करोड़ रुपए कुल हमने डाला। हमने नहीं पूछा कौन किस धर्म का है। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 रुपए की 2 किस्तें आपदा के समय हमने डाली। हमने नहीं पूछा किसका धर्म क्या है। हमने 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग के खाते में 1-1 रुपया, कुल 3,000 करोड़ रुपया डाला। हमने नहीं पूछा कौन किस धर्म से है। आखिरकार ये कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनको करने दीजिए। हम तो सबके साथ और सबको विकास के लिए हैं और सबको विश्वास में लेकर चलने वालों के लिए हैं। और मैं एक बात कह दूं, 2006 में फॉरेस्ट एक्ट पूरे देश भर में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को उससे क्यों दूर रखा गया था? यही लोग थे जो दूर रखना चाहते थे, यहां पर लागू नहीं किया। हमने अनुच्छेद 370-35 को हटाया, अब यहां पर उसको लागू भी किया है। इसका लाभ भी गुज्जर को भी मिलेगा, बकरवाल को भी मिलेगा और उस क्षेत्र में रहने वाले अपने भाई बहन। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान उनका कहना था कि पहले भी वो इन्हें लेकर भूख हड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उनकी एलजी से भी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वो माइग्रेशन के समय से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके बाद उन्हें रिटर्न इंश्योरेंस दी उन्होंने। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई 5 अक्टूबर सेक्रेटरीट में, जो ऑनरेबल एडवाइजर टू हिज एक्सलेंसी एलजी साहब है, श्री बशीर खान साहब, तो उनसे भी हमने बात की। उन्होंने हमें 5 दिन का टाइम दिया था कि मुझे 5 दिन दीजिए और 5 दिन के बाद हम आपके साथ फाइनल मीटिंग करेंगे। जो भी आपकी डिमांड्स जो आपने रखी हुई है हमारे सामने, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके तो आपके साथ फाइनल डिपार्टमेंट। लेकिन आज तक तो 55 दिन हो गए, लेकिन वो फाइनल मीटिंग नहीं हुई। तो इसलिए हम मजबूर हुए फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को ये याद दिलाने के लिए कि आपने जो रिटर्न एश्योरेंस हमें दे दी थी वो आपने फुलफिल नहीं की। आज हम दूसरी बार फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठे हैं। वजह यह है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जे&के की, वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है और पहले भी एश्योरेंस देके, रिटर्न एश्योरेंस देके, उन्होंने उस एश्योरेंस पे कोई काम नहीं किया। तो दोबारा हम फिर
यही बात वो आगे रख रहे हैं कि जो एश्योरेंस उन्होंने दी थी उस पर काम क्यों नहीं हुआ। हमारे वही जो हमारा हक है, हमारे 2017 में हमारा हाई कोर्ट का जजमेंट है कि हमारे जॉब्स जो यहाँ पे माइग्रेंट्स यूथ नहीं हुए हैं, 500 जॉब्स थे हमारे, वो है। दूसरा हमारा था कि जो यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन के पंडित लोग बैठे उनको रिलीफ है। और तीसरा कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स था वो हमारे कोई डिमांड्स थे जो ऑलरेडी हाई कोर्ट ने भी रिकमेंड किया हुआ है कि हमें जैसे हमारे जॉब का पैकेज है कि वो ऑलरेडी हाई कोर्ट ऑफ और एमएच के ऑर्डर्स भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता नहीं कि क्यों वो क्या नहीं करे, वो उनको बेटर लगता है कि बांदीपुरा के सुंबल में डीडीसी चुनाव के बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पार्टी नेता जफरुल इस्लाम पहुंचे। उन्हें लोगों से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की और कहा कि सिर्फ बीजेपी की विकास कर सकती है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी द्वारा किए गए विकास के काम पर भी रोशनी डाली गई। और ये हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट अपोजिट पार्टियां कर रही है, ये हम कहना चाहते हैं उनको कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी कश्मीर घाटी के अंदर। तो बाकी जो ये आलिस बाबा चाली चोर वाला काम है ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत सिस्टम और सिस्टम के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और उसी सिस्टम के माध्यम से हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर हम लोग पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए ने कहा कि बीजेपी को बहुमत जरूर मिलेगा क्योंकि लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं। मैं पीडीपी एनसी अलायंस पर भी बात की। उस इलेक्शन के कैंपेन के लिए मैं आया हूं यहाँ पर, हमारे कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे और मुझे लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पॉपुलैरिटी कश्मीर में बढ़ रही है, जिस तरह से हम विकास के रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से लोगों की चिंता हम अपनी चिंता समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा और हम जो यहाँ के लोग जो महरूम रह चुके हैं सदियों से अपने जो विकास से, उस विकास की गाड़ी को यहाँ बढ़ाएंगे और लोगों की जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे। आगामी डीडीसी चुनाव के संबंध में उपायुक्त बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने आज बारामूला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में कई अधिकारियों ने भाग लिया जिन्हें इन चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को उनकी संबंधित भूमिकाओं और असाइनमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसके दौरान उन्हें चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया। और उसमें और एक चीज ये है कि मैनेजमेंट आप यूज करें, अगर कोई मास्क के तो बाकी जो है वो भी नहीं करें। मैं आज यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 चीजों की तरफ जो है वो किया गया है, चाहे और बुक हो, प्रेजेंट मास्टर बुक हो। चाडूरा में डीडीसी चुनाव के लिए पीडीपी उम्मीदवार जबीना बानू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ पीडीपी के वरिष्ठ नेता जीएन लोन सहित कई और नेता व समर्थक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोग उनके हक में जरूर वोट करेंगे। जबीना बानो पीडीपी पार्टी इंशाल्लाह जीत सानी। वहीं इस अवसर पर मौजूद जीएन लोन ने उम्मीद जताई कि इन चुनाव को निष्पक्ष करवाया जाएगा। आज हमने डीडीसी चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी का फॉर्म भरा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़े मार्जिन से डीडीसी कैंडिडेट चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेंगे इंशाल्लाह और लोगों की खिदमत करेंगे। ये डेवलपमेंट का मैंडेट है, ये डेवलपमेंट का ही पोस्ट है। डीडीसी यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम इंशाल्लाह बड़ी मार्जिन से ये सीट जीतेंगे और पूरी बड़गाम में हमारे जितने भी कैंडिडेट है वो सब सीटें हम जीतेंगे। बड़गाम पर अगर फतह होगी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी इंशाल्लाह। हमें किसी के साथ कोई टॉपशप नहीं है, हमें इंशाल्लाह ऊपर वाला साथ है, हमारे साथ लोग है। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है हम बड़ी मार्जिन से इंशाल्लाह सब सीटें जीतेंगे बड़गाम के इंशाल्लाह। देखिए मैंने पहले भी बोला था पीडीपी कोई तंजीम नहीं है, पीडीपी एक तारीख है। रियासती जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी मसला है, जब तक रियासती जम्मू कश्मीर का बुनियादी मसला हल नहीं होगा, 370 का मामला हल नहीं होगा, 35A का मामला हल नहीं होगा, तब तक पीडीपी अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है। अगर 28 तारीख का इलेक्शन है तो 28 तारीख का ही डेट भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 1 दिसंबर कैसे उन्होंने दिखाया है डेट, तो इसमें कुछ फिशी हो सकता है। उसकी हम मजम्मत करते हैं और मैं ये अपील करता हूं कि उसको ठीक किया जाए, डेट को ठीक किया जाए। अगर 28 नवंबर को होता है 28 नवंबर का ही डेट होना चाहिए। तो हमें तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। वी होप कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों जैसे पहले हुआ करते थे। और मुझे नहीं पता कि
इनका प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद यही है कि जो मौजूदा सरकार है यहाँ की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और वो भी खौफजदा हो गए। हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिन पार्टीज के भी कैंडिडेट्स हैं, वो खौफजदा हो गए हैं क्योंकि उनको ये न कैंपेन करने दिया जाता है, कहीं गुमनाम जगह पर रखा जाता है और वहां ही बांध रखा जाता है होटलों में। उसके कहने से, शाहनवाज हुसैन के कहने से तो हालात नहीं बदल सकते हैं। ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टीज के लीडरों ने वहां पे पिटिशन की है, दायर की है, और 370 और 35A सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से गुपकार एलायंस की डीडीसी चुनाव की उम्मीदवार कुरतुल बशीर ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ कई नेता व उनके समर्थक मौजूद रहे। कुरतुल बशीर का कहना था कि वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती है। उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट करने की अपील की। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो हमें इस इलेक्शन का जो है डोमेन समझना चाहिए। इस इलेक्शन का डोमेन क्या है? वो इस इलेक्शन का डोमेन है डेवलपमेंट एट ग्रास रूट लेवल। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमें गौर करने की जरूरत है और जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। वो है वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशल जस्टिस है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स जो है उन पे हमें काम करने की जरूरत है। ये तो था, ये बहरहाल इलेक्शन के हवाले से था। इसके अलावा हमारी जो पार्टी पीपुल्स अलायंस है, इसका क्या एजेंडा है? इसका एजेंडा, इसका मकसद सिर्फ जो हमसे छीना गया है गैर कानूनी तौर पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमसे छीना गया है, आर्टिकल 370, 35A जो हमसे छीना गया, इतना ही नहीं बल्कि हमसे स्टेटहुड छीना गया, जो कि शायद आज तक पहली बार हमारी हिस्ट्री में, हमारी नॉलेज में है कि एक स्टेट को यूटी बनाया गया। वहीं उनके साथ मौजूद नेताओं ने भी उनका समर्थन करने की अपील की। इसको बाइफरकेट किया, जिन्होंने इसको डिमोरलाइज किया, यहाँ के लोगों को उन कॉन्स्पिरेसीज को दूर रखने के लिए हम भी इस इलेक्शंस में आ गए हैं। मजबूरी है, अदरवाइज हम नहीं चाहते थे कि इस वक्त पर हम इन इलेक्शंस में आ जाए, लेकिन हम किसी को केक वॉक करने की जो वो कोशिशें कर आ रहे हैं, या उन्होंने पंचायत में भी वो किया कि हमने बाइकआउट किया था, उन्होंने काफी ज्यादा सीटें ले ली। हम नहीं चाहते हैं कि वो अनासर जो कॉन्स्पिरेसी करते आ रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ, वो मजबूत हो जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि जो ये इलेक्शन हुआ, ये किस जल्दबाजी में इन्होंने इलेक्शन कराया है। तो आपको पता है कि लोगों ने अब ये फैसला कर दिया है कि इन जो ये फासिस्ट ताकतें हैं, इनको हमें इन इदारों पर कब्जा नहीं करने देना है। लोगों ने अब ये फैसला कर दिया है कि इनको हराना है और भारी अक्सरियत से पीपुल्स अलायंस के जो भी कैंडिडेट है उनको जिताना है। हंदवाड़ा में बीजेपी का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें डीडीसी चुनाव को लेकर लोगों से बीजेपी को वोट देने और जितवाने की अपील की गई, ताकि विकास हो और लोगों के काम हो सके। इस मौके पर बीजेपी नेता जावेद कुरैशी भी मौजूद थे। 370 कभी नहीं आएगा। 370 इन्हीं सियासी लीडरों के फायदे के लिए था, न कि आवाम के फायदे के लिए। 370 जो मरकज से फंडस आते थे वो इनके जेबों में जाता था। 370 इनकी कोचिंग के लिए था। 370 हवाई जहाजों को सफर करने के लिए था, न कि कश्मीरी आवाम के लिए। हकीकतन में 370 ये खानदानी राज का 370 था। लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़, बिल्कुल ये पाकिस्तानी गैंग है। गुफकार एजेंडा, पीपुल्स अलायंस, ये ISI का एक गैंग है। ये यहां के नौजवानों को नरगुजारों में पहुंचाना चाहते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर इनको हर जगह मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। गांधरबल में डीडीसी चुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रैंडमाइजेशन की गई, जिसको लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर शफकत इकबाल ने की। इस दौरान चुनाव की तैयारियों और स्टाफ को लेकर चर्चा की गई और अधिकारियों से चुनाव शांतिपूर्वक करवाने की अपील की गई।
श्रीनगर में जश्न चिल्लाई कलान का आयोजन टैगोर हॉल में किया गया। इस जश्न का आयोजन नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नासिर असलम वानी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और चिल्लाई कलान के बारे में जानकारी दी गई। कल्चरल सेंटर के चेयरमैन गुलजार अहमद का कहना था कि हर वर्ष इस जश्न का आयोजन किया जाता है ताकि घाटी की प्रतिभा को उभारा जा सके। और आज इसका तीसरा दिन है जश्न चिल्लाई कलान का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जश्न चिल्लाई कलान को, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। और खासकर जो मीडिया के हमारे दोस्त है, सभी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने पूरा दुनिया को दिखाया कि जम्मू कश्मीर का जो विरासत है, जम्मू कश्मीर की जो कला है और संस्कृति है, उसको दुनिया तक पहुंचाया। और आज का जो प्रोग्राम है, पहले हमने यहाँ पे रखा था आज मुशायरा, कश्मीरी मुशायरा, और अब म्यूजिकल शामी गजल जो प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर के खासकर ऐसे महान कलाकार है जिनको मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, उसको उनको दुनिया जानता है, सबको पता है। अहमद वहीद जिलानी साहब है, मुनीर अहमद मीर साहब है, शाहजहां बशीर है, राजा बिलाल है हमारे, और एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ खलील मोहम्मद भट्ट साहब है जो कवाली गाएंगे। और ये हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान है। हम बार बार ही कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो कलाकार है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर की जो हेरिटेज है, और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ भारत सरकार का। भारत सरकार की कोशिश यही है जम्मू कश्मीर की कल्चर को प्रमोट करना। जिला विकास परिषद चुनाव में ब्लॉक मंडली से भाजपा की प्रत्याशी नीरू बाला ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। देख रहे हैं जेकेसी न्यूज, और मैं हूं ब्लॉक मंडली में, जहां की प्रत्याशी नीरू जी है मेरे साथ। नीरू जी, आपका स्वागत है हमारे जेकेसी चैनल में। तो आप अभी जो डीडीसी के चुनाव है उसमें भाजपा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां की प्रत्याशी हैं, तो आप बताएं कि आपका जो मैनिफेस्टो है, जो आपकी पार्टी का क्या क्या स्लोगन्स है, लोगों के लिए आप क्या करना चाहती हैं? तो मेरा ये मैनिफेस्टो है कि अगर मुझे जो मानली कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता है, अगर अपना आशीर्वाद मेरे सिर पे रखती है, तो माता रानी की दया से अगर मैं भारी मतों से जीतती हूँ, तो मेरा ये रहेगा कि हमारा मेन होगा डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसमें डेवलपमेंट हमारा जो प्रयास होगा कि यहाँ कहीं भी जो काम रुके हुए हैं, जहाँ कहीं भी जनता जो है वो थोड़ी परेशान है, उस कामों की तरफ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जहाँ पे लिंक रोड्स है, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, कोई ट्रांसफार्मर की ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी तो मेरा यही प्रयास रहेगा। और साथ में मेरा एक प्रयास रहेगा शिक्षा की ओर, कि मैं चाहूंगी कि अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है एक स्कूल के हर बच्चे को मिले, हर टीचर जो है बच्चे को अच्छी से अच्छी मेहनत कराए। मेरा यही मैनिफेस्टो रहे। जेकेसी न्यूज में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।